students, my name is Nazar and I am your English teacher. So today we will study first poem from our book First Flight. So class 10th सब्जेक्ट इंग्लिश और CBSE ने 2 बुक्स बताई हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट फ्लाइट, जिसको प्रोज भी कहते हैं, जिसमें बेटा 11 पोएम्स है, 11 पोएम्स प्लस 11 चैप्टर्स और 3 चैप्टर्स और हैं। ये 3 चैप्टर मैंने अलग इसलिए लिखे हैं कि टोटल चैप्टर्स तो 11 हैं, लेकिन एक जो थर्ड चैप्टर है उसमें 2 भाग हैं और जो दूसरा भाग है उसका नाम भी अलग है, उसके ऑथर भी अलग है, तो एक एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर। और एक 7th लेसन है, उसमें भी 3 भाग है, तीनों के नाम अलग है, तीनों के ऑथर अलग है, तो 2 वहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए, तो 3 एक्स्ट्रा हो गए हमारे और 11 पोएम 11 चैप्टर्स। दूसरी बुक है बेटा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस बुक को हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। इसमें CH का मतलब है चैप्टर, 10 चैप्टर है, तो टोटल हमारे हो जाते हैं 11 पोएम, 11 पोएम्स है, 11 चैप्टर्स है, 3 ये एक्स्ट्रा वाले हैं और 10 सप्लीमेंट्री में 35 हो जाते हैं हमारे टोटल। ये हमें पढ़ना है। अब मैं पहले आपको एक छोटी सी चीज़ ये समझा देता हूँ। ये आपने देखा होगा कुछ लिखा हुआ है F40, 60, 80, 90, 100 क्या है कि यदि कोई बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, F का मतलब है फेल होना है उसे, तो वो कितनी भी गलती कर सकता है और ऐसा ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा। और यदि कोई बच्चा ये चाहे कि मेरे 40% मार्क्स आएँ, तो उसके पास बहुत सारी गलती करने की गुंजाइश है। आगे देखिए, बहुत सारा जो चौड़ी जगह है यहाँ पर, अगर उसको 60% मार्क्स लेने हैं तो जो गलतियाँ हैं वो काफ़ी यहाँ पे नैरो हो गया, कम हो गया है। 80% में गलतियाँ और भी ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ही कम जगह आप ये देख पाएंगे। 90 में देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है, ये थोड़ी सी यहाँ पे जगह है, और 100 में कहीं पर कुछ भी नहीं है। तो हमें अपनी जो एक्यूरेसी है उसको बहुत ही बढ़िया रखना पड़ेगा, याद करना, दोहराना, रिवीजन, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी बेटा, तब जाकर हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि जितनी हाईएस्ट आपको जाना है परसेंटेज में, उतनी ही गलती की जो गुंजाइश है कम हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, राइमिंग स्कीम क्या होती है। ये कभी कभी जो पोएम का स्टैंजा आता है उसमें वो पूछ लेता है कि राइमिंग स्कीम बताइए, राइमिंग वर्ड्स बताइए, तो ये पढ़ लेते हैं। देखिए, ये सभी को आपको पता है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। राइमिंग का मतलब क्या होता है? राइमिंग का मतलब होता है आवाज़, जो शब्दों का उच्चारण है उसका मिलना, जिसे आप कह सकते हैं कि जुगलबंदी कहते हैं, या जो आवाज़ मिलती है जैसे राजा बाजा, ये जो चीज़ें ये राइमिंग है, सेम राइमिंग के हैं। तो जो पहली लाइन होती है, जो अंतिम वर्ड होता है, हमें सिर्फ उसी का उच्चारण देखना, पूरी लाइन का नहीं देखना। जैसे एक था राजा में हम सिर्फ राजा को देखेंगे क्योंकि ये पहली लाइन है, और जो अंतिम लास्ट का जो वर्ड होगा उसको हम अपनी तरफ से मान लेते हैं आ। हमने आ मान लिया। एक थी रानी, अब रानी और राजा की आवाज़ जो है, उच्चारण है, वो अलग अलग है। यदि रानी की जगह होता बाजा, एक था राजा, एक थी बाजा मान लो, तो ए हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। रानी और राजा अलग अलग है, तो हमने लिखा A B। दोनों मर गए, अब जो गए है वो देखना है। जो गए है वो ना राजा से मिला ना वो रानी से मिला, तो हमने उसको लिख दिया C। उसके बाद है खत्म कहानी। अब अगर हम कहानी को देखते हैं तो कहानी राजा से तो नहीं मिला, कहानी रानी से मिल गया, तो रानी क्या है B, तो कहानी में क्या हो गया B। तो ये इसकी जो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम है ABCB। देखिए यहाँ पर ABCB, ये तो है बेटा राइमिंग स्कीम। और राइमिंग वर्ड्स का मतलब है कौन कौन से शब्दों की आवाज़ आपस में मिल रही है, रानी और कहानी। इजी, ओके। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि हमारी जो किताब है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें 11 पोएम है। उस पोएम में जो फर्स्ट पोएम है उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। डस्ट का मतलब मैं समझाना चाहूँगा। डस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बारीक कण। वो मिट्टी के हो सकते हैं, जैसे रेत उड़ता है, धूल उड़ती है, धूल क्या होता है, मिट्टी के कण होते हैं, वो हम कह देते हैं डस्ट। आंखों में आ गई या कपड़ों के ऊपर हो गई या गाड़ी के ऊपर हो गई, दैट इज कॉल्ड डस्ट। तो जो डस्ट है वो अगर बर्फ के बारीक कण है तो हम उनको भी डस्ट कह सकते हैं। स्नो का मतलब होता है जो बर्फ होती है। इस पोएम को लिखा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। जब आप पोएम का नाम लिखेंगे तब आप ध्यान दें कि डस्ट का D बड़ा लिखना है, ऑफ का O और F दोनों स्मॉल रहेंगे, स्नो का S कैपिटल लिखना है।
रॉबर्ट फ्रॉस्ट में भी आर को कैपिटल लिखना है और फ्रॉस्ट का एफ कैपिटल लिखना है, इस तरह से आप नाम लिखें। क्या है, छोटी सी पोयम है। इसमें जो पोइट है वो एक दिन उसका जो मन है वो उदास होता है, मूड है वो सैड मूड होता है। कभी कभी आपको लगता है कि मूड है वो खराब हो गया, आप सुबह सुबह उठे और किसी बात पर आपकी पिटाई कर दी तो आपका मूड खराब हो गया। इसी तरह से जो कवि था किसी कारण से उसका जो मूड था वो उदास था। द पोइट वॉज इन अ सैड मूड ड्यू टू सम रीजन, किसी कारण से जो कवि का जो मन था वो उदास था। ही वॉज नॉट विलिंग टू वर्क ड्यू टू हिज सैड मूड, वह काम करने का इच्छुक नहीं था अपने उदास मनोदशा की वजह से। ही वॉज नॉट विलिंग, विलिंग का मतलब है इच्छुक, वो काम नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका मूड उदास था। अब जो कवि था वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बीनीथ, बीनीथ होता है नीचे, और जो पेड़ था वो हैमलॉक ट्री था। हैमलॉक पेड़ होता है बेटा, धतूरे का पेड़ होता है। अब वहां पर बर्फ गिर रही थी और बहुत ही बारीक कण गिर रहे थे, जैसे कि पोयम का भी नाम है डस्ट ऑफ स्नो, तो बहुत ही बारीक कण गिर रहे थे। अब जब बारीक कण गिरते हैं, आपने कभी देखा होगा, तो वो जैसे रात को आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी है और जो बर्फ के बारीक बारीक कण गिर रहे हैं, आप सुबह देखेंगे कि वो बर्फ जो गाड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जम जाएगी, वहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी और जम जाएगी। तो इसी तरह से जो डस्ट थी, स्नो की जो डस्ट थी, वो पेड़ के पत्तों के ऊपर धीरे धीरे जम रही थी, गिर रही थी और रुक जाती थी वहाँ पर। और उस पेड़ के एक ब्रांच पर एक कौवा बैठा था। अब उस कौवे के जो पंख थे उसके ऊपर भी डस्ट ऑफ स्नो गिर रही थी, क्योंकि वो तो आसमान से गिर रही है। अब वो जो कवि था जो पेड़ के नीचे था, उसका मन उदास था, उसे लगा आज का दिन खराब हो गया है और कुछ नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर में क्या होता है कि जो क्रो था, जो कौवा उसके ऊपर बैठा हुआ था, वो अपने पंखों को हिलाता है, विंग्स को हिलाता है। क्यों? क्योंकि वो डस्ट ऑफ स्नो गिर रही थी तो ऑब्वियसली वो भारी हो रहे होंगे, क्योंकि जो बर्फ होता है उसकी वजह से उसके पंख गीले हो जाएंगे, तोड़ने में दिक्कत आई, तो उसने उसको हिलाया। अब हिलाया तो जो पंखों के ऊपर जो बर्फ थी, जो डस्ट ऑफ स्नो थी, और जो पत्ते थे, क्योंकि पेड़ भी हिला तो उसमें भी जो डस्ट ऑफ स्नो थी, वो डस्ट ऑफ स्नो जो पोइट नीचे था हैमलॉक ट्री के, उसके ऊपर गिरी। अब जब कवि के ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो गिरी, ठंडी होती है वो, तो उसका जो मूड था वो चेंज हो गया। पहले वो सोच रहा था कि उसका जो दिन है वो खराब हो गया, लेकिन अब उसको उसमें एक नई एनर्जी आ गई। उसने अपने विचारों को दूर किया, जो निराशा वाले विचार थे उसको दूर किया, और जो उसका अपना रूटीन का काम था, जैसे वो रोजाना करता था, उस तरह के अपने काम में वो लग गए। हाँ बेटा, पढ़ते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोइट वॉज इन अ सैड मूड, ए जरूर लिखें यहाँ पर। पोइट एक उदास मनोदशा में था, ड्यू टू सम रीजन, किसी कारण की वजह से। ही वॉज नॉट विलिंग टू वर्क, वह इच्छुक नहीं था। टू वर्क, काम करने का इच्छुक नहीं था। ड्यू टू हिज सैड मूड, उसका मन उदास था, इसलिए वो खराब मनोदशा के कारण पढ़ने का इच्छुक नहीं था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट हिज डे वॉज रूड, कि उसका जो दिन है वो नष्ट कर दिया गया था। बेटा पेसिव वॉइस है, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है, पेसिव वॉइस है, उसका दिन खराब कर दिया गया था। ही वॉज स्टैंडिंग बीनीथ अ हैमलॉक ट्री, वो एक हैमलॉक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था। वॉज स्टैंडिंग का मतलब खड़ा रहा था तो नहीं कहेंगे हम, खड़ा था। जब किसी काम का लगातार होता रहता है, जैसे मैं आपसे कहूं मुस्कुराते रहो, तो मैं कहूंगा कीप स्माइलिंग, ठीक है। तो वो वहां पर क्योंकि लगातार खड़ा था तो हम कहेंगे ही वॉज स्टैंडिंग, वो वहां पर खड़ा था। A crow was sitting on one of the branches of the tree, एक कौवा बैठा था, यानी लगातार बैठने की अवस्था थी, जैसे वो स्टैंडिंग था, ये वो सिटिंग है। ऑन वन ऑफ द ब्रांचेज, यहाँ ब्रांचेज ही लिखना, ध्यान देना, जो शाखाएं थी जैसे बहुत सारी, जो उनमें से एक ब्रांच पर एक कौवा बैठा था। इट्स विंग्स गॉट कवर्ड विद फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, इसके जो पंख थे वो ढक गए। गोट कवर्ड का मतलब है ढक गए, विद फाइन, फाइन का मतलब बेटा यहाँ पे बारीक, फाइन पार्टिकल्स, बारीक कण जो बर्फ के थे उससे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा डस्ट ऑफ स्नो वही होता है। द क्रो शुक इटसेल्फ,
कोई ने खुद को हिलाया। इट सेल्फ का मतलब है कि ये उस चीज के लिए आया, कोई के लिए उसने अपने आप को हिलाया। एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द स्नो फेल ऑन द पोइट, और बर्फ के जो फाइन पार्टिकल्स थे, बारीक कण थे बर्फ के, फेल गिर गए, सेकंड फॉर्म में ऑन द पोइट, पोइट के ऊपर गिरे। द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड हिज मूड, बर्फ के बारीक जो कण थी, धूल जो थी, कण थे, उसने कवि की मनोदशा को बदल दिया। ही शुक ऑफ, उसने हिलाया, हिलाकर अलग कर दिया। देखिए ओ डबल एफ है, ओ डबल एफ का प्रयोग तब होता है जब स्थिति में परिवर्तन हो जाए। आप घोड़े पर बैठे हो और फिर आप नीचे गिर गए, तो जैसे रमेश घोड़े से गिर गया तो हम कहेंगे रमेश फेल ऑफ द हॉर्स, जो घोड़ा था उससे गिर गया। फेल ऑफ का मतलब पहले ऊपर था फिर नीचे है, तो यहां पर शुक ऑफ का प्रयोग हुआ, यानी पहले उसके जो विचार थे नेगेटिविटी के, वो अब उसने हिलाकर खत्म कर दिए, स्थिति में परिवर्तन आ गया। ही शुक ऑफ, उसने हिलाकर गिरा दिया। हिज थॉट्स, अपने विचारों को। ही थॉट, उसने सोचा। दैट हिज रेस्ट ऑफ द डे वॉज सेव्ड। देखो बेटा यहाँ पे रेस्ट का मतलब आराम नहीं है, ना ही आराम करना है, यहाँ पे रेस्ट का मतलब है बाकी का। उसने सोचा दैट हिज रेस्ट ऑफ द डे, उसका जो बाकी का दिन था, वॉज सेव्ड, बचा दिया गया था। पेसिव वॉइस है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म में। कैसे बचा दिया गया था कि वो कोई ने पंख हिलाए, बर्फ गिरी, डस्ट ऑफ स्नो, तो बच गया। एज ही वॉज फिल्ड विद रिन्यूड एनर्जी, क्योंकि वो अब एक नई एनर्जी, रिन्यू का मतलब है जिसको दोबारा से हम रिन्यू कराएं, कोई चीज पुरानी हो गई उसको रिन्यू करा लें, और एनर्जी का मतलब है ऊर्जा, उसमें एक नया जोश वो भर गया था। ही वॉज फिल्ड, उसको नए जोश के साथ भर दिया गया था। पेसिव वॉइस है। ही स्टार्टेड हिज वर्क एज यूजुअल, उसने अपना जो काम था आप सामान्य ढंग से जैसे वो रोजाना करते थे इस तरह से उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते जो पोयम है वो देख लेते बेटा कहाँ पर है। छोटी सी पोयम है, इस पोयम में 8 लाइनें हैं। ये बेटा मैंने एक जगह से इसको डाउनलोड किया। इसमें सबसे पहले चीज़ तो मैं ये बता दूं कि जो पोयम का नाम है वो इसमें गलत दिया हुआ है। आ डस्ट ऑफ स्नो नहीं है, डस्ट ऑफ स्नो है। ठीक है बेटा, आप जिनके पास किताब है वो किताब में से देख लेंगे। ये मैंने कहीं से डाउनलोड किया, स्क्रीनशॉट तो मैं वहीं से बता रहा हूँ। तो डस्ट ऑफ स्नो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखते क्या कहता है पोइट। द वे आ क्रो, वे का मतलब होता है रास्ता, तरीका, विधि। जिस तरीके से आ क्रो, एक कोई ने, शुक, शेक का मतलब होता है हिलाना, शेक की दूसरी फॉर्म होती है शुक। शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाकर गिरा दी। जिस तरीके से एक कोई ने, शुक डाउन ऑन मी, हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दी। क्या? द डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो, एक कोई ने जिस तरह से हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दी। कहां से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। ठीक है जी। हाँ बेटा, हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अब हमें ये स्टेंजा पेपर में आ जाता है तो हमें पूछना है कि राइमिंग वर्ड्स क्या है। राइमिंग वर्ड्स का मतलब है जिनकी आवाज आपस में मिलती है। देखिए पूरे स्टेंजा में ढूंढने में लास्ट वाले, तो आप देखेंगे क्रो और स्नो मिलता है, राइमिंग वर्ड्स का एक जोड़ा हो गया। दूसरा देखिए मी और ट्री, ये भी राइमिंग वर्ड का जोड़ा हो गया, पेयर हो गया। ठीक है, क्रो, स्नो, मी, ट्री। अब है राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम देखते हैं क्या है राइमिंग स्कीम। देखिए जो राइमिंग स्कीम है, पहली वाले को हम मान लेते हैं ए। ये है ए, दूसरा है बी। अब क्योंकि स्नो इससे मिल रहा है तो ये हो गया ए और ये हो गया ट्री और मी बी, तो ये हो गया बेटा ए बी। ठीक है, ओके। अब सेकंड में आता है, दोबारा से बढ़ते हैं। द वे आ क्रो, जिस तरीके से एक कोई ने, शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दी। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के बारीक कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। क्या हुआ तो इससे आगे बताता है। हैज गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को दे चुकी है।
क्या मेरे दिल में परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आया है? आ चेंज ऑफ मूड, मेरी जो मनोदशा थी उसमें एक बदलाव आया है। किसकी वजह से? जो डस्ट ऑफ स्नो गिर गई। किसने गिराई? कोई ने। कहाँ से गिराई? हेमलॉक ट्री से। क्यों? क्योंकि जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो उसके ऊपर जम रही। एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचाया कुछ भाग, पार्ट का मतलब हिस्सा, कुछ भाग बचा दिया। ऑफ ए डे, एक दिन का। आई हैड रूड, जिसे मैं नष्ट कर चुका था, जिसको मैं खराब कर चुका था, उसका कुछ हिस्सा बचा दिया। कैसे बचा दिया? क्योंकि जो बर्फ गिरी उससे जो कवि का जो हृदय है उसको कुछ मिला, उसमें कुछ बदलाव आया और उसकी जो मनोदशा थी वो भी बदल गई। अब इसमें भी हम वही देख लेते हैं, राइमिंग वर्ड्स, हार्ट पार्ट, हार्ट पार्ट। ये हर्ट नहीं होता है। जब कभी भी आप आर को वर्ड्स के बीच में पाएंगे और आर से पहले बेटा वावल होगा तो वावल की जो आवाज है वो ऊपर चली जाती है, पैलेट में चली जाती है, तो हर्ट नहीं है ये, इट्स हार्ट। आर आपको सुनाई नहीं देगा, बहुत ही हल्का सुनाई देगा। और यही चीज पार्ट वाले में भी हो रही है, यहां पर भी आर से पहले वोवल है, तो हार्ट पार्ट। दूसरा है मूड रूड, तो राइमिंग वर्ड्स बताने तो हम बताएंगे हार्ट पार्ट, मूड रूड। और राइमिंग स्कीम क्या है? हार्ट को मानते हैं ए, मूड को मानते हैं बी, क्योंकि ये तो मिल नहीं रहे। पार्ट मिल गया हार्ट से तो ये हो गया ए बी ए, और रूड मिल गया मूड से तो ए बी। ऊपर वाले की भी राइमिंग स्कीम है ए बी, नीचे वाले की भी राइमिंग स्कीम है ए बी। ऊपर वाले में राइमिंग वर्ड्स है क्रो, स्नो, मी, ट्री, नीचे वाले में हार्ट पार्ट, मूड, रूड। ठीक है बेटा, तो ये पोएम में अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ये जो मेरा चैनल है इसको आप अभी सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बातें और मुझे अभी बतानी है, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डन। उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे जब वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोनों चीज़ें डन। अब आपको कमेंट्स करके बताने हैं क्या चीज़ समझ में नहीं आई, किस तरह से आप इसको और चाहते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि आप कहें इसको टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश बताया जाए तो बेटा फिर हम इसको इंग्लिश टू इंग्लिश बताएंगे। यदि आप कहो कि इसको थोड़ा और इजी किया जाए तो हम और इजी करने का इसको प्रयास किया जा सकता है। तो कमेंट्स करके बताना है समझ में आया या नहीं आया। 3 चीज़ें मैंने बताई, चैनल सब्सक्राइब, उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है ताकि आपको आगे कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई, सभी को कमेंट करके बताना है कि समझ में आया या नहीं आया, किस वर्ड का क्या समझ में नहीं आया, राइमिंग वर्ड समझ में आई या नहीं आई, राइमिंग स्कीम है, राइमिंग वर्ड से कहीं पर कुछ इशू है। यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ए जो आ लिखा हुआ है डस्ट ऑफ स्नो में, आ नहीं है बेटा, पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।